अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपनी दोस्त की शादी में जाती है तो वहां उसे कोई लड़का पसंद कर लेता है। उसकी पसंद की शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद उस पर जो गुजरती है ये सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। तो इस सबक आमूज कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वालिद साहब ने 2 बेटियों की शादियां की तो उन्हें मेरी फिक्र लग गई। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, तनख्वाह कम थी और घर में हम 7 अफराद थे। भाई बहनों के अलावा बूढ़ी दादी भी शामिल थी। फाजिल अखराजात पूरे करने के लिए वालिद साहब शाम के वक्त कुछ ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उन दिनों मैं 17 साल की हो चुकी थी, अपनी बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। एक रोज बाजी के देवर की शादी का कार्ड मिला। उनकी ननद आयशा से मेरी दोस्ती थी। उसने फोन किया, भाई की शादी में 1-2 दिन पहले हमारे घर आ जाना, सब सहेलियां आ रही हैं, बड़ा मजा आएगा। अब सबसे बड़ा मसला तकरीब में पहनने के लिए कपड़ों का था। मालूम था कि माली हालात ऐसे नहीं हैं कि नए जोड़े बनवा सकूं। अम्मी से चोरी छुपे बाजी को फोन किया और मसला बताया। कहने लगी, फिक्र ना करो, कल तुम्हारे कॉलेज से छुट्टी है ना, मैं शाम को आऊंगी, तैयार रहना। बाजार ले जाकर 2 नए जोड़े और सैंडल दिलवा दूंगी। जोड़ों का मसला हल हुआ तो ज़हन से महरूमी का बोझ हटा और पढ़ने बैठ गई। दिल मसरूर था कि अब मैं भी शादी में आई, दूसरी लड़कियों के मुकाबले अच्छी लगूंगी, वरना तो पुराने फैशन का लिबास मुझे कहीं का ना छोड़ता। शाम को बाजी आ गई और मुझे बाजार ले गई। बहुत अच्छे और खूबसूरत 3 जोड़े और नए सैंडल के अलावा चूड़ियां और हल्की फुल्की मगर खूबसूरत ज्वेलरी भी ले दी। 2 जोड़े अम्मी ने पहने हुओं में से छांट कर नए फैशन के मुताबिक कर दिए। मैंने हाल थी कितनी जल्द अल्लाह ने मेरा मसला हल कर दिया था। शादी में जाने की खुशी दोबाला हो गई। शख्सियत में एतमाद बड़ी चीज है और नोखेज उम्र का ये सुनहरी दौर लड़कियों के ख्वाबों का दौर होता है। वो दिन आ गया जब हमने शादी में जाना था। बड़ी बहन मामू की बहू और मंझली ताया की, दोनों ही खुशहाल खानदान थे। सोचा करती थी अब मेरी किस्मत खुदा जाने, मेरा अभी तक कोई रिश्ता ना आया था। माँ बाप ने सोचा बड़ी बेटियों के जल्द रिश्ते आ गए तो तालीम अधूरी रह गई। जरिश को कम से कम ग्रेजुएशन कराएंगे, तब तक अच्छा रिश्ता आ ही जाएगा। बाजी और मंजली से भी कह रखा था कि जरिश के लिए ये बात ध्यान में रखना, घराना शरीफ हो तो खुशहाल भी हो। अल्लाह ताला सबब बनाता है और इंसान बस सोचता रह जाता है। जब मैं शादी में गई, मेरा लिबास बहुत खूबसूरत था। तैयार होकर आईना देखा तो खुद को देखती रह गई। बेसाख्ता अम्मी के मुंह से ये अल्फाज निकल गए, इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी, अल्लाह नजरे बद से बचाए, माशाअल्लाह, चश्मे बद दूर। मैं ये अल्फाज सुनकर फूली ना समाई। अब बड़े एतमाद से शादी में जा रही थी। जो ही बाजी के घर कदम रखा, आयशा की नजर मुझ पर पड़ी। दौड़ कर आई और गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। बोली, सब आ गए हैं, बस तुम्हारा ही इंतजार था। वाह, आज तो चमक रही हो, सबसे ज्यादा नंबर ले लिए हैं। यही वो दिन था जब खुशी की तकरीब में हामिद नामी नौजवान, जो ताई के ननियाली रिश्तेदारों में से था, मेरी एक झलक देखते ही मबहूत हो गया। ये तलिस्म वक्ती न था। शादी की तकरीब खत्म हो गई, वलीमा भी हो गया, लेकिन हामिद के दिल में जो आग लगी थी वो ना बुझी। अब एक ही रास्ता था, लगन के इस अलाव को सर्द करने का जो मन को सुलगा रहा था। हामिद ने अपने वालदैन से इस्तदा की कि वो हमेशा के लिए मुझे अपना लेना चाहता है। उसकी वालदा उन दिनों हामिद के लिए लड़की ढूंढ रही थी। उसने माँ से मेरा नाम लिया तो खातून ने बाजी से बात करने से पहले वलीमे में मुझसे बातचीत करके अंदाजा कर लिया कि मैं कैसी हूँ। गुफ्तगू से ही पहले पहल इंसान की शख्सियत का अंदाजा किया जाता है। थोड़ी सी बातचीत, कॉलेज के बारे में कुछ सवालात किए। मैंने अदब और तमीज़ के साथ समझदारी से जवाब दिए। हालांकि मालूम न था कि किस मकसद के लिए ये मेरे करीब आ बैठी हैं और इधर उधर की बातों में मुझको जांच रही हैं। उन्हें मेरा अंदाज़े गुफ्तगू, मेरी बातें अच्छी लगी, मुझे पसंद कर लिया। और जब शादी की तकरीब ख़त्म हुए चंद दिन हो गए, दुल्हन देखने के बहाने दोबारा ताई के घर आईं और मेरी बहन से रिश्ते की बात की। बाजी ने अम्मी से बात की, बताया कि ताई के रिश्तेदार हैं और अमीर लोग हैं। लड़का तालीम याफ्ता है, एक सरकारी महकमे में अफसर है। जरीश को उन्होंने सलमान की शादी में देखा, पसंद किया और रिश्ता मांगा है।
आप कहती हैं तो ताई से और भी मालूमात ले लेती हूँ, उनका घर भी देखाती हूँ। वालदा ने यह मामला बाजी के सुपुर्द कर दिया। कहा, तुम बड़ी बहन हो, जैसा मुनासिब समझो करो। जिस दिन उन लोगों को लाना हो मुझे इत्तला कर देना। इतवार को एक चमकती गाड़ी पर बाजी को हमरा लेकर हामिद की वालदा और बहन और साथ हामिद आ गए। उसके वालिद नहीं आए कि बाद में आएंगे। बहरहाल खातून ने बहुत खुश अखलाकी का मुजाहिरा किया। हमारा क्वार्टर नुमा छोटा सा घर और पुरानी तर्ज का फर्नीचर था, उस जानिब कोई तवज्जो ना की और रिश्ते के लिए नहायत आजिज़ी से सवाल किया। वालदा और वालिद ने हामिद से बातचीत की। दोनों को लड़का और उसके घर की ये ख़वातीन मुहज़्ज़ब और अच्छी लगी। अम्मी ने कहा, हमें रिश्ते से इनकार नहीं है, आपको हाँ कर दी है, लेकिन शादी में थोड़ा सा वक्त चाहिए कि ज़रीश अभी सेकंड ईयर में है, चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन कर ले। हामिद की माँ ने जवाब दिया, बहन जो काम वक्त पर हो जाए वो अच्छा है, देर में देर होती जाएगी। आने वाली कल का नहीं मालूम कैसी हो, कारे खैर में देर ना करें। बच्ची के सालाना इम्तिहान में तो 2 माह हैं, इन 2 माह में आप तैयारी कर लें और पढ़ाई बाद में होती रहेगी। अम्मी ने अब्बा से मशवरा किया। वो बोले, कारे खैर में मैं भी ताखीर का कायल नहीं हूँ, आप ठीक कहती हैं, लेकिन हमारी एक मजबूरी है। मैं स्कूल टीचर हूँ, हम सफ़ेद पोश हैं, ज़रीश की शादी पर आपकी हैसियत के मुताबिक जहेज़ नहीं दे सकता। मैं साफ गो आदमी हूँ, जो मजबूरी है बता दी। हमने कब आपसे जहेज़ मांगा है? अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है। बेशक आप बेटी को एक जोड़े में रुखसत कर दें, लेकिन इस काम में ताखीर ना करें। यूं तारीख मुकर्रर कर दी गई। मेरे वालिदैन ने यह सोचकर हाँ कर दी कि अच्छे रिश्ते को गंवाना बेवकूफ़ी है। वाकई कल का किसको पता है क्या हो। ये लोग तो जहेज का भी लालच नहीं रखते। किसी घराने के शरीफ होने के लिए यही दलील काफ़ी थी। मैं तो सोच भी ना सकती थी कि इतनी जल्द मेरे नसीबों के फूल खिल जाएंगे। हामिद को देख चुकी थी, वो बहुत खूबसूरत भी था और उम्र भी शादी की थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगा और दिल ने उसको कबूल कर लिया। जहन में उसका तस्वुर महकने लगा। अम्मी बेचारी खाली दामन, अब्बू भी परेशान कि कैसे बेटी की शादी का खर्चा कर पाएंगे। वालिद साहब ने बाजी और मंजली बहन से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो दोनों ने तसल्ली दी कि हम कुछ न कुछ इंतजाम कर देंगे। बेटियों ने शौहरों को अहवाल कहा तो उन्होंने मिलकर इंतजाम कर दिया। बड़े दामाद ने खाने का खर्चा अपने जिम्मे लिया और छोटे ने शादी के दीगर अखराजात की मद में रकम दे दी। इस तरह अब्बा की इज्जत रखी और मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। हामिद और मैं दोनों ही खुश थे। उनको मैं और मुझे वो पसंद थे। चंद दिन तो सास, जिनको आंटी कहती थी, खुश नजर आईं। रफ्ता रफ्ता उन्होंने इंदिया दिया कि अब मुझे घर के अमूर में दिलचस्पी लेनी चाहिए। कब तक दुल्हन बनी कमरे में बैठी रहोगी? मुझे उनकी बात ठीक लगी। किचन में आने लगी। सुबह के वक्त उनके साथ नाश्ते की तैयारी में मौजूद रहने लगी। मुझे तो सादा सा नाश्ता और खाना बनाना आता था। यहाँ तो नाश्ते और फिर खाने में कई तरह की डिशें और लवाजमात होते। चाइनीज़ डिशें, गर्ज क्या बताऊं कि किचन था या कोई रेस्टोरेंट। गैर मुल्की खाने, जब दावत होती तो भी इतना एहतमाम होता कि मैं हैरान रह जाती। ये तमाम इंतज़ाम हमारी सास मुलाजमा ख़वातीन के साथ मिलकर सरअंजाम देती। जब उनके किचन में ऐसे लवाजमात देखे, सर चकरा गया। सास चाहती थीं मैं भी कुछ अनोखी डिशें बनाऊं, तरह तरह के पकवान तैयार करूं। मेरे हाथ की बनी चाय भी उनको पसंद नहीं आई थी। अंडा हाफ फ्राई का कहती, मुझसे सुलग जाता या जर्दी टूट जाती तो उठाकर डस्टबिन में फेंक देती। कहती, तुम्हारी खूबसूरती का क्या करना है, ढीले का सलीका तो है नहीं। माँ ने अंडा तक बनाना नहीं सिखाया। अब ननद भी बोल पड़ती, मम्मी आप भी कहाँ से लड़की उठा लाई? न सोचा, न समझा, न देखा, न भाला। घर तो देख लिया होता। देखा था, ये हामिद ही बेहोश हुआ जाता था। इसकी तो जान पर बन गई थी। उस वक्त बेटे की मोहब्बत ने मेरी अकल को जंजीर बांध दी। इसलिए तो कहते हैं कि कम हैसियत घराने से लड़की नहीं लानी चाहिए। गुर्बत इंसान में 100 ऐब डाल देती है। दरअसल वो मुल्कों मुल्कों घूम चुकी थीं, क्योंकि हमारे ससुर सफारत खाने में अफसर भी रहे थे। ननद तो बाकायदा कुकिंग में 4 साला एक आला इदारे से बैचलर थीं। फिर गैर ममालिक से कुछ बेकिंग के कोर्स किए हुए थे। मैं भला सीधी सादी एक गरीब सफ़ेद पोश घराने की बेटी, उनके हुनर का क्या मुकाबला कर सकती थी? मुझे लगता था ये सब मुझे जलील करने के बहाने हैं, वरना मुलाजिम कुक सब उनको मुयस्सर थे।
मगर खुद माँ बेटी किचन में घुसी रहती थीं। शायद कि यही उनका मशगला था। बहरहाल रफ्ता रफ्ता मेरा दिल छलनी होता गया और मुझे उनसे बेजारी रहने लगी। ताहम मैं एक सुलहजू लड़की थी। झगड़े का माहौल पसंद न था। हामिद अलबत्ता उनसे मुख्तलिफ थे। वो ज्यादातर अपने काम से काम रखते, अपने मशागिल में मसरूफ रहते थे। मैं हर वक्त परेशान रहती थी। वालदा ने कह दिया था, बेटी वहां का माहौल हमसे यकीनन मुख्तलिफ होगा, तो अपनी इस्लाह करती रहना। सास समझाए तो बुरा ना मानना। मेरी बहनों ने भी इसी असूल पर अमल किया था। वहां उनके साथ ऐसे मसले मसाइल भी ना हुए थे जो मुझे दरपेश थे। सास और ननद दोनों खुद गाड़ी चलाती थीं, मुझे नहीं आती थी। बाकायदा ब्यूटी पार्लर जाती थीं। बालों की कटिंग और सेटिंग लाजमी होती है। मेरे तो सीधे सीधे नर्म रेशम लंबे बाल थे, जिनकी कभी चोटी बना लेती और कभी जूड़े की शक्ल दे लेती। वो कहती, हुलिया बदलो, गेटअप तब्दील करो। मैं तुमको पार्टियों में साथ लेकर कैसे जाऊं? क्या कहूं कि ये है मेरी बहू, स्कूल मास्टर की बेटी। मुझे अपने घर से शौहर से मोहब्बत थी। नहीं चाहती थी कि मैके वालों तक ये बातें जाएं और वो परेशान रहें। खामोशी से सब कुछ सह रही थी। हत्ता के हामिद से भी ना कहती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जब कोई रिश्तेदार या पड़ोस से औरतें आतीं, वो आंटी के पास बैठतीं। आंटी उनके साथ बातें करतीं। एक रोज कुछ बातें कान में पड़ी। आंटी कहती, हामिद ने फंसवा दिया मुझे, वरना बहुत से अच्छे घरानों के रिश्ते थे। बड़े ओहदे वाले अफसरों की आला तालीम याफ्ता बेटियां थी। उन घरानों से मेल जोल था। कहीं से भी बाहैसियत खानदान की लड़की मिल सकती थी, लेकिन हमारा नसीब के किधर को रुख कर लिया। बहू को कुछ पता नहीं सोसाइटी के मैनर्स क्या होते हैं। कहाँ लेकर जाऊं? लेडीज क्लब भी नहीं ले जा सकती। जहेज में भी कुछ दिया है, खाक। वो दुखी होकर बोली, ऐसे भूखे नंगों में रिश्ता हुआ है जो बेटी को 4 जोड़े कपड़े और सस्ते चंद बर्तन ही दे सके। मैंने तो हाथ नहीं लगाया उन चीजों को, उसी के कमरे में रख दी हैं। किसी दिन इनकी मां को वापस भिजवा दूंगी। मैं समझदार थी। अब पता चल गया कि उन्हें कीमती जहेज ना मिलने का गम है। एक रोज हामिद से पूछा कि क्या बाल कटवा लूं? कहने लगे, क्यों? इतने खूबसूरत बाल क्यों कटवाती हो? तुम्हारे इस मशरकी अंदाज पर ही तो मर मिटा हूं। रहने दो, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। मुझे शौहर की खुशनुदी अजीज थी। आंटी की ना सुनी, जाने क्यों मेरी सुनती ही नहीं। घुन्नी 100 बातों का जवाब खामोशी, एक बात का जवाब नहीं देती। करती मगर अपनी मनमानी है। दिल मौज में आता तो लोगों को बहुत नवाज देती, मूड बिगड़ता तो नौकरों से दिया हुआ भी वापस ले लेती। मैं उनके इस तर्ज अमल पर हैरान रह जाती, लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहती थी। हामिद से कोई बात यूं भी ना कहती कि फिर ये पीछे पड़ जाएंगी। अब छोटी छोटी बातें मुझ पर इतना असरअंदाज होने लगीं कि मैंने मैके जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सोचा मां से दुख दर्द ना कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि जब्त कर कर मेरा दिल ही फट जाए। हामिद से कहा कि अम्मी के घर जाना है। बोले, ड्राइवर से कहता हूं छोड़ आएगा, मैं आजकल जरा मसरूफ हूं। उन्होंने खुद ही जाकर मां से बात कर ली और मुझे ड्राइवर से कहकर मैके भिजवा दिया। जाने से पहले आंटी को उनके कमरे में खुदा हाफिज कहने गई तो उनका मूड खराब था। बोली, पूछवा तो लिया, अब क्या बताने आई हो? और हाँ, वालिद से कहना कि तुम्हारे जहेज की चीजें हमारे मयार की नहीं हैं, वापस मंगवा लें। मैं उनके मुंह से ऐसे जुमले सुनकर दंग रह गई। दिल ऐसा दुखा के रास्ते भर रोती आई। अम्मी अब्बू ने जो भीगी आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, खैर तो है, क्या हुआ? हामिद क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? अम्मी, उनकी मीटिंग थी, मसरूफ थे। मैंने ही कहा कि मुझे अकेले भेज दें, वो बाद में आ जाएंगे। ऐसा कहते कहते मेरी सिसकियां निकल गईं। वालिदैन घबरा गए। अम्मी ने कमरे में जाकर बैठा दिया, दिलासा दिया। जब जरा हवास बहाल हुए, रफ्ता रफ्ता सब कुछ बताया कि मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, लेकिन सारी बात तबकाती फर्क है। वो समझौता ही नहीं कर पा रही कि हैसियत में हम उनके बराबर क्यों नहीं हैं। बस सारा मसला यही है। अगले दिन ड्राइवर के साथ उन्होंने सामान भी भिजवा दिया जो मैं मैके से ले गई थी। वालिद साहब को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, हमसे भी गलती हुई कि रिश्ता दे दिया, अपने जैसों में देते तो आज मेरी बच्ची ख्वार ना होती। अम्मी बोली, तुमको टीचर एसोसिएशन के जरिए जो सस्ता प्लाट किसी जमाने में मिला था वो आज काफी महंगा हो गया है। 400 गज का है। बेचकर जहेज का सामान खरीदो और उन लोगों को भेज दो।
ताकि ससुराल में हमारी बेटी की इज्जत रह जाए। मैं उन जैसे लोगों से नाता रखना अपनी तौहीन जानता हूँ, जो इंसान से ज्यादा दौलत की कदर करते हैं। हमारी बेटी में आखिर क्या कमी है? इसकी तालीम भी उनकी जल्दबाजी की वजह से अधूरी रह गई। मैंने दामादों का एहसान उठाया। तुम कहती थी कि बहुत अच्छा रिश्ता है और ऐसा रिश्ता फिर ना मिलेगा। देख लिया जल्दबाजी का अंजाम। माँ खामोश थी, आगे बात करने की उनमें हिम्मत ना थी। मैं हामिद का इंतजार करती रह गई, वो ना आए। जाने क्या आंटी ने उनसे कहा कि अपनी खुशी से मैके भेजा और फिर खबर ना ली। फोन करती तो आंटी उठाती और मेरी आवाज पहचान कर रख देती। मुझे अपने खाविन से प्यार था, अपनी नगरी उजाड़ना ना चाहती थी। वालिद कहते कि खुद आएगा, नहीं तो मैं बात कर लूंगा, ऐसे तुमको नहीं भेजूंगा। इन बातों से मैं ऐसी बीमार पड़ी कि अस्पताल जाना पड़ा। हामिद को फोन करके अब्बा ने इत्तला दी। वो बोले आ रहा हूं, कौन से अस्पताल में है जरीश। फिर खुद नहीं आए, मुलाजमा को हालात मालूम करने भेज दिया। तब अब्बू ने मुलाजमा को खरी खरी सुनाई। मैं मायूसी और बीमारी से मौत की दहलीज पर पहुंच गई। उस वक्त बड़े डॉक्टर साहब ने अपनी आखिरी भरपूर कोशिश की, ऑक्सीजन लगाई और ब्लड दिया। मैंने गशी से आंखें खोल दी। देखा तो हामिद खड़े हैं, लेकिन मैंने उन्हें देखकर दोबारा आंखें बंद कर लीं। अब जी न चाहा कि उस शख्स को देखूं जिसने मोहब्बत करके ऐसी बेहिसी इख्तियार कर ली। वो कुछ देर ठहर कर चले गए। मैंने वालिद से कह दिया, अब्बा अगर आपको ये लोग गलत लगते हैं तो गलत ही हैं, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी तुम ठीक हो जाओ फिर बात करेंगे। अब हामिद फोन करते और अब्बा ना उठाते, कहते कि इसे ठीक होने दो, फिलहाल कोई मेरी बेटी को डिस्टर्ब ना करे। रफ्ता रफ्ता मैं बोलने चलने फिरने के काबिल हो गई तो मुझे आंटी ने कहलवा दिया, खुद आना है तो आ जाओ, हम लेने नहीं आएंगे। वालिद ने कहा, हामिद लेने आएगा तो सोचेंगे कि भेजना है या नहीं। हामिद ना आए तो अब्बा ने भी ना भेजा और न मेरा दिल चाहा कि बेतौकीर होकर जाऊं। मौत का चेहरा देख लिया था, रूह जिस्म को छोड़ते छोड़ते वापस आ गई थी। तो अब एक नया हौसला भी आ गया। अपनी कदर पहचान ली कि जब तक आपको वो मर्तबा वो इज्जत ना मिले, खुद को किसी के पैरों में ना गिराएं। ऐसी बेकदरी की जिंदगी से अकेले जीना ही अच्छा था। वालिद ने उनकी शराइत ना मानी तो उन्होंने तलाक भिजवा दी। हामिद ने एक शय को पसंद किया, उसकी तरफ लपका, आसानी से हासिल हो गई तो बेकीमत कर दिया। उन्होंने तलाक भिजवाई तो मुझे जरा भी मलाल ना हुआ। बेशक इंसान जब दर्द की इंतहा सह लेता है तो फिर दर्द दर्द नहीं रहता। 2 साल गुजरे थे कि मेरी सास बीमार पड़ गई, उनको कैंसर हो गया। उन पर बहुत पैसा लगा। इसी दौरान हामिद भी बेरोजगार हो गया। गर्ज अब 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। आखिर एक दिन पता चला मेरी सास का इंतकाल हो गया है और हामिद भी बीमार रहता है। अब उसके इलाज के लिए भी पैसा नहीं है, तकलीफ में कराहता रहता है। एक दिन आया था कि मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, मुझसे नहीं, मेरे माँ बाप से माफी मांगो, जिनको तुम लोगों ने बहुत तकलीफ दी। वक्त बदलते देर नहीं लगी। अब उनके हालात इतने कमजोर हैं कि खाने के लाले पड़े रहते हैं। अल्लाह ने कुछ ही अरसे में दिखा दिया कि अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो इसी दुनिया में भुगतोगे। इसलिए खुदारा कभी दौलत पर घुमंड ना करना। और माँ बाप से भी गुजारिश है कि बेटी का रिश्ता करते वक्त लोगों को अच्छे से देखभाल लिया करें और कभी किसी बेटी की शादी लालची लोगों में ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मजीद ऐसी सबक आमूज और दिल दहला देने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।